मेरा नाम प्रतीक है। मैं बैंक में मैनेजर की नौकरी किया करता था और बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। कोई नहीं जानता था कि मेरे यहाँ तक पहुँचने की आखिर क्या वजह थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से पेंशन लेने के लिए बैंक के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन जब तक उसकी बारी आई, बैंक का समय ख़त्म हो चुका था और सारे कर्मचारी अपने अपने काउंटर से हटने लगे थे। वो औरत ये देखकर रोने लगी। मैं जब उसके पास पहुंचा तो उसको पहचान कर हैरान रह गया था, क्योंकि वो तो मेरे कॉलेज की। आज मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। सारा दिन एसी वाले कमरे में बैठता था और सब लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे अपने मोहल्ले में भी मेरी बहुत इज्जत थी। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता था, लेकिन हमेशा से मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। मैंने बहुत परेशानी भरे दिन देखे थे, जिनसे गुजरकर जैसे तैसे मैं आज इस नौकरी तक और इस कामयाबी तक पहुंचा था। हमारे बैंक में हमेशा लाइन लगी हुई होती थी। वो बूढ़े लोग जो पेंशन पर गुजारा करते थे, अपनी अपनी पेंशन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। बड़ी ही अजीब बात थी कि एक तो बेचारे बूढ़े लोग और ऊपर से जल्दी ही बैंक जाकर लाइन में खड़े हो जाते थे। कुछ लोगों के साथ तो उनके साथ उनके रिश्तेदार या जानने वाले भी आए हुए होते थे, तो वो उनकी जगह पर लाइन में खड़े हो जाते थे और बाकी सब बैठ जाते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग खुद ही आते थे। मैं अपने केबिन में बैठा हुआ ये सारा नज़ारा देखता रहता था। मैंने देखा कि एक दिन एक बेचारी औरत लाइन में अकेली खड़ी हुई थी। उसने अपने सर पर साड़ी का पल्लू किया हुआ था। मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसकी बारी आने वाली थी तो उससे 5 मिनट पहले ही बैंक का टाइम ख़त्म हो गया था। बैंक वाले अपने टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। टाइम ऑफ होते ही अपने अपने कंप्यूटर्स बंद कर देते हैं और उसके बाद किसी का कोई काम नहीं करते। फिर चाहे किसी की कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, फिर चाहे कितने ही लोग बैंक में क्यों ना बचे हों, फिर उन्हें दूसरे दिन ही आना होता है, तभी उनका काम पॉसिबल हो पाता है। लेकिन उस दिन टाइम ऑफ होने के साथ साथ अगले 2 दिन की भी छुट्टी हुई थी, जिसकी वजह से 2 दिन बैंक बंद रहने वाली थी। वो औरत एक आदमी से बात करने लगी जो उससे बहस करने पर उतर आया था और जोर जोर से बोलने लगा था। मैं ये सारा शोर शराबा देखकर कमरे से बाहर निकल कर आया, तो मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हो रहा है, क्यों शोर मचाया हुआ है। तो वो आदमी कहने लगा कि सर, टाइम ख़त्म हो गया है, अब 2 दिन की छुट्टी भी है और ये माँ जी कह रही हैं कि मुझे तो पेंशन चाहिए, मेरे तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? आपको तो पता है सर कि बैंक की पॉलिसी का मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा कि अच्छा तुम जाओ, मैं समझाता हूँ इन्हें। मैं इन बूढ़ी माँ जी के पास गया जो एक साइड में रखी बेंच पर बैठी रो रही थी और मैं उनके करीब गया। मैंने कहा कि देखिए माँ जी, बैंक की पॉलिसी होती है, आपको जल्दी आना चाहिए था। वो कहने लगी कि मैं तो जल्दी ही आई थी बेटा, मुझे क्या पता था कि ये लोग कितनी देर लगा देंगे। मैं यहाँ बेंच पर पिछले 1 घंटे से बैठी हुई हूँ और इन लोगों ने काफ़ी समय तो चाय पीने में लगा दिया। इतने समय में तो मेरा काम हो जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं क्यों इस औरत की आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैंने फ़ौरन ही अपनी जेब से 20,000 रुपये निकालकर उनकी हथेली पर रख दिए। क्योंकि वो कौन थी ये जानकर तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए मेरी कहानी में आगे तक बने रहिए। एक समय था जब हमारे पास सब कुछ था, 3 मंजिल का ही सही लेकिन अपना घर था। मेरे माता पिता थे, मेरी एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र लगभग 9 साल थी और हम लोगों की फैमिली की सब लोग तारीफ करते थे। लोग हमारे परिवार से बहुत जलते थे और कुछ लोग तारीफ किए बिना रुकते नहीं थे, क्योंकि हमारा परिवार ही ऐसा था। मेरे पापा की अच्छी नौकरी भी थी और हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी भी रखी हुई थी। घर में खुशियाँ थीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कोई कमी ही नहीं है और आगे ये सब कुछ बढ़ता ही जाएगा। लेकिन फिर एक दिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगी और जिसकी नज़र लगी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी ही थे, जो गांव में रहते थे। उनके घर में खाने के भी पूरे पैसे नहीं होते थे। उनके घरेलू हालात बहुत ख़राब थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी अय्याशी में गुजार दी थी। वो नशा करते थे, फिजूल खर्ची करते थे, पैसों को संभाल कर रखना नहीं जानते थे और ना ही पैसों की कदर करते थे। और फिर उन्होंने एक दिन किसी औरत से शादी कर ली थी और उनके 4 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी हरकतें फिर भी नहीं बदली थीं
और अब कहीं जाकर वो अपनी ज़िंदगी के मामले में सीरियस होना चाहते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई उन्होंने कभी की ही नहीं थी। कुछ दिन के लिए वो हमारे घर पर रहने के लिए आ गए थे, तो हमारे घर के रहन सहन को देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और कहने लगे कि तुम लोग तो बड़ी अय्याशी करते हो, बड़े मज़े करते हो। तुम्हारे घर में तो हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, जबकि हमारे घर में तो हम लोगों को रोटी भी पूरी नहीं होती। पापा ने चाचा जी से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, मेहनत करके ही तो मैं इतना कामयाब हुआ हूँ और कामयाब होने के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। मैंने कभी अपने आराम के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने और अपने बच्चों की सुविधाओं को पूरा करने के बारे में ही सोचा है। और अब मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरा बेटा भी बहुत मेहनत करेगा, बिल्कुल मुझ पर ही जाएगा। चाचा जी पापा की बात सुनकर खामोश हो गए थे, क्योंकि वो खुद ऐसे नहीं थे और ना ही वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे। चाचा जी हमारे घर में लगभग 2 हफ्ते तक रुके थे। हमने उन्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं रोका था। उनका जहाँ दिल करता था वो उस कमरे में बैठ जाते थे। जिस चीज़ को इस्तेमाल करने का दिल करता था उस चीज़ को हमारी इजाज़त के बिना इस्तेमाल कर लिया करते थे। पापा से वो हमेशा सारी बातें पूछते रहते थे कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, आप पैसे कहाँ पर रखते हो, घर में रखते हो या नहीं, कोई जमा पूंजी भी है या नहीं। इस तरह की सारी बातें उन्होंने मेरे पापा से पूछी और पापा ने अपना भाई समझकर उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। हालांकि मेरी मम्मी को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि अपने घर की कुछ पर्सनल बातों के बारे में उन्होंने चाचा जी को क्यों बता दिया। मम्मी ने पापा को टोक तो दिया था कि आपको ये बातें अपने भाई को नहीं बतानी चाहिए थी, ये पर्सनल बातें होती हैं, हर किसी को बताने की नहीं होती। पापा को मम्मी का इस तरह से टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पापा मम्मी से कहने लगे कि अंकित मेरा छोटा भाई है, उसके साथ मेरा कोई राज नहीं है। तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर करने की कोशिश में तो कामयाब हो गई हो। मैं अपना गांव छोड़कर तुम लोगों के साथ यहाँ आकर रहने लगा। अब क्या मैं अपने भाई से भी बातें ना करूं? वो मेरा छोटा भाई है, कम से कम मुझे उससे तो बातें करने दो। लेकिन वही बात हुई कि मम्मी का सिक्स सेंस बिल्कुल ठीक था। पापा ने अपने सारे राज चाचा जी को बता दिए थे। एक दिन चाचा जी अचानक से अपना सामान पैक करने लगे और कहने लगे कि मुझे कहीं जाना है। पापा ने कहा कि क्यों, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम तो यहाँ अभी कुछ दिन और रहने वाले थे। अचानक तुम्हें क्या हो गया? आज तुम्हारी भतीजी का बर्थडे है, उसे तो सेलिब्रेट कर लो, आज तो रुक जाओ, चाहो तो कल चले जाना। मगर चाचा जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहाँ तो वो जब से हमारे घर में आए थे उन्हें हमारे घर रहना बहुत अच्छा लग रहा था, वो यहाँ पर बहुत खुश थे। लेकिन अब तो वो लगातार इनकार कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना। उन्होंने पापा से कहा कि नहीं नहीं भैया, मुझे यहाँ से जाना है, मेरे घर में भी बहुत काम है, मुझे बहुत जल्दी है। वो तो ऐसे हमारे घर से निकले कि हम लोग हैरान हो गए थे। वो तो अपने जूते तक यहीं पर भूल गए थे। पता नहीं वो इतनी जल्दी में क्यों थे। हमने तो इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। हमें लगा कि सच में उन्हें घर पर कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि एक दिन हमारे घर कुछ लोग आ गए थे और कहने लगे कि आपका घर देखना है। हमने हैरानी से कहा कि देखना है, क्या मतलब? हम आपका मतलब नहीं समझे। भला आपको हमारा घर क्यों देखना है? ये हमारा अपना घर है, कोई किराए का घर नहीं है जो हमने किराया नहीं दिया हो, जो आप देखने के लिए आ गए हैं। या फिर हम आपको आपके कहने पर फौरन अपने घर में घुसने की इजाज़त कैसे दे दें? उन्होंने कहा कि आपका घर अब ये नहीं रहा, ये अब हमारा घर हो चुका है। आपके भाई ने ये घर हमें बेच दिया है। उसके पास इस घर के कागज़ मौजूद थे जो पहले ही उसने हमारे नाम करवा दिया है। उसके बाद ये घर हमें बेच दिया। हमने उनसे ये घर खरीद लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों का कब्जा है जो हम अपने तरीके से हटवा लेंगे और हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। आपका आपस में दोनों भाइयों का जो भी मामला है, जायदाद का मामला है, हमें नहीं पता। लेकिन अब ये घर हमारा है और हम आपको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम आपको इस घर से निकालने के लिए पुलिस को बुला लेंगे। उनकी बातें सुनकर तो हम सब लोग हैरान रह गए थे। सबसे पहले तो हमने अपने घर में देखा जहाँ पर हमारे घर के कागजात रखे रहते थे। वो घर के कागजात वाली फाइल वहाँ से गायब थी। चाचा जी ने वो फाइल वहाँ से उठा ली थी और घर पहले ही अपने नाम करवाकर फिर उसको बेच दिया था। इसका मतलब चाचा जी ने हमारे घर से हमारे ही घर के कागजात चोरी किए थे और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। वैसे भी यहाँ रिश्वत देकर सारे काम हो सकते थे, ये काम भी हो चुका था।
उन्होंने हमारा घर बेच दिया था। जब पापा को विश्वास हो गया कि उनके भाई ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तो उनसे ज़्यादा दुखी और परेशान कोई भी नहीं था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके ये घर बनाया था, अपनी कमाई से, हर पैसे को जोड़कर एक-एक ईंट लगाई थी। लेकिन आज वो सब कुछ एक धोखे में खो चुके थे, और धोखा भी किसी और से नहीं मिला था, बल्कि अपने ही सगे भाई से मिला था। हमने वकील साहब से बात की तो वो कहने लगे कि घर के असली कागज़ जिसके पास चले जाएं, वो तो कागज़ों के साथ छेड़छाड़ करके कुछ भी करवा सकता है। आपको खुद ही गलती नहीं करनी चाहिए थी, अपने घर के कागज़ात संभाल कर रखने चाहिए थे। हमने चाचा जी पर कभी नज़र रखी ही नहीं थी। हमें पता भी नहीं था कि वो हमारे घर में आकर हमारे मेहमान बनकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर देंगे। हमें नहीं पता था कि वो हमारे घर में क्या कर रहे थे और उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने हमारे कागज़ भी चुरा लिए थे, और मम्मी के सोने के 2 सेट भी घर से गायब थे। इसका मतलब कि वो सोने के सेट भी लेकर गायब हो चुके थे। तभी तो उन्हें अपने घर जाने की बहुत जल्दी थी, और वो जल्दबाजी में हमारे घर से निकल गए थे कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी न जाए। पापा ने जब ये सुना तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे, और उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जाकर अंकित से बात करता हूँ। मम्मी ने फौरन कहा कि जब उसने ये सब कुछ कर लिया है, तब उसे शर्म नहीं आई। अब आप वहाँ जाकर क्या बात करेंगे? क्या आपकी बात करने से वो हमारा सब कुछ हमें वापस कर देगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपने इस निकम्मे भाई पर भरोसा मत कीजिए। वो खुद तो हरामखोर था, आपकी कामयाबी और खुशियों को भी खा गया। आपको तो उसे अपने घर में भी नहीं घुसने देना चाहिए था। लेकिन अब देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मम्मी की आवाज़ उभराई हुई थी। उनके चेहरे पर गम की एक गहरी लकीर थी, लेकिन पापा कुछ बोल नहीं सके थे। उन्होंने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया था, जैसे वो खुद को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये सब उनके भरोसे की गलती का नतीजा था। मम्मी पापा ने उस दिन के बाद आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। दोनों के दिलों में दर्द था, लेकिन दोनों की बातें एक दूसरे के लिए ज़ख्म बन रही थी। पापा कहते थे कि मैंने गलती तो की, तो क्या तुम्हारे कहने पर भी मैं अपने भाई को घर से निकाल देता? मम्मी कहने लगी कि हाँ, निकाल देना चाहिए था ऐसे एक घटिया इंसान को, क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं थे। उसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई को बर्बाद करते हुए। वो तो शुरू से ही लालची इंसान है, तभी तो खुद अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। उन दोनों के बीच बोलने वाला कोई नहीं था। मैं और मेरी बहन चुपचाप एक कोने में बैठे रोते रहे और उनका झगड़ा देखते रहे। हमारी आंखों के सामने वो घर जिसमें हम हंसते थे, अब एक जंग का मैदान बन चुका था। वो घर तो हमें छोड़ना ही था। अपना घर जो पापा ने इतनी मुश्किल से बनाया था, इस घर को खाली करना पापा के लिए बहुत तकलीफदायक था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। वो कमरे को आखिरी बार देखते जैसे उनसे जुदा हो रहे हों। दरवाज़ों को हाथ लगाकर खड़े हो जाते थे। आंगन की दीवारों को देखते थे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। वो कहते थे कि ये वो घर है जहाँ मैंने तुम लोगों के लिए सपने देखे थे। अब ये सपना टूट गया है। मम्मी के चेहरे पर खामोश दर्द था। वो पापा के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन जब वो कमरे में अकेली होती तो आंसुओं में डूब जाती थी। पापा इस बुरे समय से गुजर तो गए थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पहले उन्हें सीने में दर्द हुआ था। हम उन्हें अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, मगर छोटा सा है। कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम उन्हें अस्पताल से घर ले आए थे। वो पहले जैसे नहीं रहे थे। हर समय चुपचाप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, रात को जागते रहते थे, सुबह खाने से इनकार कर देते थे। मम्मी कहती थी कि कुछ खा लीजिए, लेकिन वो कहते थे कि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती। एक रात जब हम सब सोए हुए थे, तो पापा की सांस अचानक तेज होने लगी थी। मम्मी ने शोर मचाया कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा को क्या हो रहा है। तो हम लोग भागकर उनके पास गए थे। उनका रंग उड़ गया था। हम फौरन उनको अस्पताल लेकर भागे थे, मगर इस बार वो वापस नहीं आए थे। उनके दिल ने जवाब दे दिया था। अपने भाई के हाथों लुट जाने का दुख उनके दिल ने बर्दाश्त नहीं किया था। वो सदमा उनके अंदर बैठ गया था, और उन्होंने उसी दुख में अपनी जान दे दी थी। हम अपना घर तो छोड़ ही चुके थे, अब इस किराए के घर में रह रहे थे, परेशानी के दिन देख रहे थे, और अब पापा भी हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से हम पर मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं। पापा का शव घर में रखा हुआ था। हम लोग शव को देखकर टूट गए थे। मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। वो बार बार यही कहती थी
कि अगर मैंने तुम्हें इससे बचने को कहा होता, तुम मान लेते, तो आज हम इस तरह बर्बाद ना होते। अब घर भी चला गया, गाड़ी भी बेचनी पड़ गई और पापा भी चले गए थे। मैंने पापा का दाह संस्कार कर दिया था। मैंने उनकी चिता को अपने हाथों से आग दी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो। अब तो मुसीबत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रहा था। मैंने अभी हाई स्कूल भी नहीं किया था। हमने गाड़ी बेच दी और सारे मामलात सीधे कर लिए ताकि कुछ कर्ज चुकता हो जाए। लेकिन ज़िंदगी एक ही झटके में बदल गई थी। एक ही समय में घर भी चला गया था, गाड़ी भी चली गई थी और पापा भी चले गए थे। मम्मी बीमार हो गई थी। अब हमारे पास कोई खुशी बाकी नहीं रही थी। मैं अपने स्कूल गया और मेरी एक टीचर थी जिनका नाम रेखा शुक्ला था। उन्हें मैंने बताया कि अब मैं पढ़ने कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैंने उन्हें बता दिया था। और मैंने उन्हें ये भी बताया था कि मैं अपने घर वालों को संभालना चाहता हूँ। रेखा मैडम ने कहा कि तुम इंटर तक के पेपर तो दे दो, वरना फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर पढ़ाई काम आ जाती है। चलो, इंसान पढ़ाई आगे कर ही लेता है, और अगर तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इंटर तो तुम्हारा कंप्लीट करवा ही दूंगी। रेखा मैडम मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने कहा, मैडम, मेरे लिए आगे पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जितने दिन मैं पेपर दूंगा उतने ही दिन मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम पेपर ज़रूर दे दो बेटा। तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। ये पढ़ाई आगे चलकर तुम्हारे ही काम आएगी। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। मैंने उनकी बात मान ली थी। उन्होंने मुझे 20 दिन का खर्चा दे दिया था, जिसमें मेरे पेपर के दिन थे। मैंने वो पैसे ले लिए थे और घर आ गया था। मगर मेरे दिल और दिमाग की जो हालत थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। मुझे पता था कि पेपर तो मैं दे दूंगा, लेकिन इंटर पास होकर आखिर में क्या ही कर लेता। सोचा था कि इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, घर का खर्चा चलाऊंगा, मम्मी और बहन का ख्याल रखूंगा। मम्मी तो वैसे भी बीमार रहने लगी थी और बहन बहुत छोटी थी। मुझ पर बहुत सख्त हालात आ गए थे। पेपर तो मैं दे चुका था। मम्मी ने कहा था कि अब तुम अपने लिए कोई नौकरी तलाश करो तो अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम ही हो जो हमारा इकलौता सहारा हो। तुम्हें ही सब कुछ करना है, तुम्हें ही सब कुछ देखना है, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब हमारा कोई भी नहीं है। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। मैंने अपनी मम्मी को तसल्ली दी थी और कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा सब कुछ बेहतर करने का। कभी कभी मुझे ये सब बहुत कुछ अजीब भी लगता था कि अभी कुछ महीने पहले तक मैं अपनी ज़िंदगी को मज़े से गुजार रहा था। मेरी जेब में पापा पैसे डाल देते थे। मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हुई थी। हमारा अपना घर था, सब ठीक था, हम लोग बहुत खुश थे। और अब ये इतनी बड़ी मुसीबत मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। मैंने तो कभी गरीबी और तंगी देखी भी नहीं थी। मेरा स्कूल का रिजल्ट आ गया था, मैं पास तो हो गया था, लेकिन दिल के अंदर एक कसक सी उठ रही थी, क्योंकि अगर हालात इतने बुरे नहीं होते, अगर पापा की मौत नहीं हुई होती और घर ना बिखरता और मेरे दिमाग पर बोझ नहीं बनता, तो शायद मैं टॉप कर लेता। बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छा था और टीचर भी मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन ज़िंदगी के झटकों ने मेरा ध्यान पढ़ाई से हटा दिया था। रिजल्ट के दिन मैंने अपनी मार्कशीट देखी तो मेरी आंखों के सामने पापा का चेहरा घूम गया था, जो हमेशा से कहते थे कि मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा। उस दिन वो सपना मुझे चुभने लगा था। मैं खामोशी से घर वापस आ गया था। मम्मी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वो कहने लगी कि बेटा, तुम पास तो हो गए हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जानता था कि उनके दिल में भी एक चाहत थी, वही चाहत जो पापा के दिल में थी। अगले दिन मैं स्कूल गया और अपनी टीचर रेखा मैम से मिला, वही जिन्होंने हाई स्कूल के दिनों में मेरा सहारा बनकर मुझे पढ़ाई के लिए हिम्मत दी थी। मैंने उनके सामने बैठकर धीरे से कहा था कि अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। जिंदगी की मजबूरियां हैं, घर का खर्चा भी उठाना है और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे अगर हार मान जाएं तो बाकियों का क्या बनेगा। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हिम्मत वाले हो। तुमने बहुत हिम्मत से हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है, आगे इंटर भी कंप्लीट कर लोगे। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि आपने जितनी मदद मेरी की है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और ये जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो भी मैं किसी तरह आपको जल्द ही वापस कर दूंगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई थी और कहने लगी कि मैं तुमसे वो पैसे वापस नहीं लूंगी बेटा। मैंने अपने पैसे
किसी गलत जगह नहीं लगाए, बल्कि अच्छे इंसान की मेहनत पर लगाए हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, मैडम ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम्हारी नौकरी लग गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल तो गवर्नमेंट का है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर प्राइवेट के तौर पर रखा जाएगा। तुम्हें वहाँ कैंटीन में काम करना होगा। मैंने उनकी बात सुनी तो दिल के अंदर जैसे एक चुभन सी हुई थी। मैंने कहा कि अगर मैं इसी स्कूल में आ जाऊं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं काम करने के लिए, तो मुझे बहुत दुख होगा। रेखा मैडम ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम सिर्फ काम करोगे? तुम प्राइवेट पढ़ाई भी करोगे। मैं तुम्हें आगे पढ़ने के लिए किताबें लाकर दूंगी और अपने फ्री पीरियड में तुम्हें पढ़ाया भी करूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। उन जैसी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो हर तरफ से मेरी मदद कर रही थी। मेरे दिल से हमेशा उनके लिए अच्छी प्रार्थनाएं निकलती थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी अंधेरे रास्ते में अचानक एक चिराग जल उठा हो। कुछ दिन के बाद मेरी कैंटीन में नौकरी लग गई थी। काम बहुत आसान था। सुबह जल्दी आना होता था, साफ सफाई करना, चाय बिस्किट रखना और दोपहर के समय बच्चों को खाना देना होता था। शाम तक मेरा काम खत्म हो जाता था और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो खाना बच जाता था वो मुझे साथ घर ले जाने दिया जाता था। इससे मेरा घर भी चलने लगा था और मेरी मम्मी बहन को भी खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। दोपहर के समय जब रेखा मैडम का फ्री पीरियड होता था तो वो आराम करने के बजाय मुझे पढ़ा दिया करती थी। कभी कभी मैं कहता था कि मैडम आप थक गई होंगी, आप आराम कर लीजिए, आप पहले ही मेरे लिए काफ़ी कुछ करती हैं। तो वो मुस्कुराकर कहती थी कि नहीं, मुझे तुम्हें पढ़ाने में बहुत सुकून मिलता है और तुम्हारी मदद करने में भी बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने मेरे लिए कोर्स का बंदोबस्त भी करवा दिया था, बल्कि कहा था कि पढ़ने में तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। अगर मैं अपना सुकून कुर्बान कर रही हूँ, तो तुम भी अपना टाइम लगाओ। वो मेरे लिए सिर्फ टीचर नहीं रही थी, वो एक माँ जैसा प्यार करने वाली औरत बन गई थी। उनके बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता था, बस इतना पता था कि वो अकेली रहती हैं। एक दिन मैंने एक दूसरे टीचर से उनके बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनके पति के साथ उनका निभाव नहीं हुआ और शादी के लगभग 1 साल बाद ही उनका डाइवोर्स हो गया। तब से वो अकेली रह रही हैं और तब से सारा समय स्कूल और बच्चों की सेवा में लगा देती हैं। वो चाहती तो अपनी जवानी बर्बाद ना करके दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका मानना था कि उन्हें अब शादी नहीं करनी, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही दूसरों के लिए गुजारना चाहती हैं। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि इतनी अच्छी इंसान के साथ भी ज़िंदगी ने इंसाफ नहीं किया, लेकिन दिल से ये यकीन पक्का हो गया था कि वो एक सच्ची और शरीफ औरत है, क्योंकि वो मेरे जैसे बेसहारा लड़के की मदद बिना किसी मतलब के कर रही थी। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। पढ़ाई करने के साथ साथ मैं कैंटीन में काम भी करता था, जहाँ मुझे पैसे भी मिलते थे, खाना भी मिलता था, घर की व्यवस्था भी किसी तरह से चलने लगी थी। लेकिन मम्मी की बीमारी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके दिल पर पापा के जाने का दुख ऐसे बैठ गया था कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकी। जब मैंने इंटर के एग्ज़ाम दिए और अच्छे नंबर से पास हुआ तो मम्मी बहुत खुश हुई थी, मगर खुशी के कुछ दिन बाद ही वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। मेरी दुनिया फिर से उजड़ गई थी। पहले पिता चले गए और फिर माँ भी। अब मेरे पास सिर्फ एक बहन ही बची हुई थी, जो अब जवान हो रही थी। मैं कई दिन तक टूटा फूटा सा रहा था। कैंटीन में काम करते हुए भी मेरा दिल भारी रहता था, लेकिन रेखा मैडम ने मुझे सहारा दिया था। वो आई और कहने लगी कि प्रतीक, तुम्हें हार नहीं माननी है। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। उनके सपने जिंदा हैं, जिनको तुम्हें पूरा करना है। तुमने उनके सपने पूरे कर दिए तो उनकी आत्मा को कितना सुकून मिलेगा, ये तुम जानते हो। मैंने धीरे से कहा कि मैडम, मैं पढ़ लिख कर क्या करूं जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है? तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे मेरा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगी कि एक दिन तुम्हारी ये पढ़ाई दूसरों के भी बहुत काम आएगी। अगर तुम अपना भला नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों के काम तो आ जाओ। मैंने उनकी बात मान ली थी और अब बीए में मैंने एडमिशन ले लिया था। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, अपनी बहन को बेहतर ज़िंदगी देने का। मैं बीए प्राइवेट करता रहा, कैंटीन में नौकरी की, पढ़ाई और फिर रात को स्कूल के अंदर ही सो जाता था, तो कभी बाहर किसी जगह पर। मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा पिछले कई सालों से रेखा मैडम ही उठा रही थी।
मैं उनका बहुत बहुत आभारी था। वक्त गुजरता गया और मैंने बीए भी कंप्लीट कर लिया, तो मेरी बहन अब कॉलेज जाने के काबिल हो गई थी। मुझे दिन रात उसकी फिक्र होती रहती थी कि वो अकेली ना हो, इसलिए मैंने उसे अपनी छोटी मासी के घर भेज दिया था। मेरी मासी की 3 बेटियां थीं, वो बहुत ही शरीफ और अच्छी थीं। मेरी मासी हमसे बहुत प्यार करती थी। मासी ने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने उसको अपनी बेटियों की तरह रखा था। वहाँ पर मेरी बहन अपनी कजिन्स के साथ सुकून से रहने लगी थी और इधर मैं उसकी फिक्र से थोड़ा फ्री हो गया था। मेरी बहन मासी के घर पर सलामत थी। मासी का घर वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं था, बस दूसरे मोहल्ले में ही था और शहर भी एक ही था। मैं 1 हफ्ते में 2 बार अपनी बहन से मिलने के लिए ज़रूर जाता था, उससे बात करता था, उसकी ख्वाहिशों के बारे में पूछता था। उसे कुछ चाहिए होता तो उसके लिए लेकर जाता था, उसे थोड़े से पैसे भी दे आता था। मुझे अपनी बहन से मिलकर बहुत सुकून मिलता था और देखकर अच्छा लगता था कि वो वहाँ पर खुश है और सही सलामत है, क्योंकि मेरी मासी ने मुझे विश्वास दिलाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि प्रतीक बेटा, तुम ऐश्वर्या की फिक्र मत करो, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो यहाँ पर खुश है और अपनी पढ़ाई में भी खूब मन लगा रही है। मेरी जिंदगी अब सिंपल मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। दिन मेहनत में और रात प्रार्थनाएं करते करते गुजर जाती थी। कभी कभी स्कूल के खाली कमरों में बैठा हुआ मैं पापा और मम्मी को याद करता था तो मेरा दिल भर आता था। फिर खुद को समझा देता था कि मैं उन दोनों की उम्मीदों का इकलौता वारिस हूँ। मुझे उनके सपने पूरे करने हैं, मुझे गिरने की इजाज़त नहीं है। मैं जानता था कि अगर मैं रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अब कभी नहीं रुकूंगा। अब मेरा अगला कदम था एमए करने का, जो कि मुश्किल भी था, लेकिन रेखा मैडम ने कहा था कि ये तुम्हें प्राइवेट नहीं बल्कि रेगुलर करना होगा, तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा। हर बार की तरह इस बार भी वो मेरे साथ थीं। मैंने उनकी बात सुनी थी और धीरे से कहा था कि मैडम, उसकी तो फीस भी बहुत ज़्यादा होगी और मेरा हाल ये है कि मैं अभी भी कमा कमा कर बस घर और बहन का खर्चा ही चला रहा हूँ, तो रेगुलर पढ़ाई कैसे करूँगा। उन्होंने मेरी तरफ प्यार से देखा और कहा कि फ़िक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर दूंगी। तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, बाकी चीज़ों की तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने स्कूल वालों से बात की और मुझे कैंटीन से हटाकर छोटी क्लासों को पढ़ाने का काम दिलवा दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी तक वो मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रही थी कि मुझे कभी कभी हैरानी होती थी कि वो मुझे अपने बेटे की तरह समझती थी। इतने सालों से वो मेरी मदद करती आ रही थी, कभी पीछे नहीं हटी थी और ना ही कभी उनका मेरी मदद करते करते दिल भरा था और इसी मोहब्बत के साथ मेरा हर कदम आसान बना रही थी। जब मेरी नौकरी अच्छी लग गई, मुझे और बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, तो मेरे पास पैसे भी ज़्यादा आने लगे थे और मेरी इज्जत भी बढ़ गई थी। मैंने पहली बार अपने दिल में सुकून महसूस किया था कि अब मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। मैंने रेगुलर एडमिशन ले लिया था और यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया था। बीए में मेरे अच्छे नंबर आए थे, इसलिए यूनिवर्सिटी में भी मुझे कुछ कंसेशन मिल गया था। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया था। मैंने इस मौके को बर्बाद नहीं किया था। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता था और शाम को छोटे बच्चे को पढ़ाने आ जाता था। मेरा दिन बहुत बिजी हो गया था, लेकिन इसमें बिजी होते हुए भी मैं दिल ही दिल में सुकून की सांस लेता था कि मुझे रेखा मैडम जैसी एक नरम दिल और अच्छी टीचर मिली है, वरना मैं न जाने कहाँ से कहाँ भटक रहा होता। मेरी एमए की क्लास अच्छी चल रही थी और मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन इससे पहले ही मेरा एमए का रिजल्ट आए, एक दिन अचानक खबर मिली कि रेखा मैडम रिटायर्ड हो गई हैं। मैं ये सुनकर हैरान हो गया था, बल्कि मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था, क्योंकि अभी तो उनकी रिटायर्ड होने की उम्र ही नहीं थी। मैंने स्कूल में जाकर पूछा तो सबने यही कहा कि वो खुद आई और रिज़ाइन देकर चली गई हैं और इसके बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गईं। मुझे उनके घर का भी एड्रेस पता था। मैं दौड़कर उनके घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहां पर ताला लगा हुआ था। मैंने मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, वो तो यहाँ से चली गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं। आस पड़ोसी को कुछ बताकर नहीं गई। हमने उन्हें बस यहाँ आते हुए और जाते हुए ही देखा है और हमें उनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि उनके साथ कोई नहीं था। वो हमेशा अकेली ही होती थी और वो खुद अकेली ही अपना सामान लेकर निकली और फिर वापस नहीं आई। मैं ये सुनकर अंदर से हिल गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने हर तरफ रेखा मैडम को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर उनका कुछ अता पता ही नहीं चल सका था। वो मेरे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं थी,
वो मेरी आइडल थी, मेरी माँ की जगह थी। उनके बिना मेरा दिल खाली खाली हो गया था। मैं कई दिन तक उन्हें ढूंढता रहा था। मैंने उनके पुराने नंबर पर कॉल्स भी की थी, लेकिन वो नंबर भी बंद हो गया था। मैंने उनके जानने वालों से भी पता किया था, लेकिन मुझे उनके बारे में कोई खबर ही नहीं मिली थी। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया। अभी कल तक वो मेरे साथ थी, मेरी हिम्मत बढ़ाया करती थी, मेरी मदद करती थी, मुझे पढ़ा रही थी, और आज अचानक से वो गायब हो गई थी। मेरी दुनिया जैसे एक बार फिर से उजड़ गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि उनके बिना मैं एमए कभी भी अच्छे नंबरों से पास नहीं कर पाऊंगा। मैं अक्सर रात को उनको बहुत याद करके रोता था। मेरी किताबों पर उनके शब्द गूंजते थे। मुझे उनकी याद आती थी। उनका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता था। मन करता था कि बस जल्दी से जाकर उनसे मिल लूं, मगर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई थी। वो हमेशा कहती थी कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है बेटा, ये पढ़ाई एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगी। उनके जाने के बाद बार बार मेरा दिल हार जाता था, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा था कि यही तो मेरी असली परीक्षा है। अगर मैं अब गिर गया तो उनकी की हुई सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने खुद को संभाल लिया था और सोचा था कि मुझे तो और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि जो सपने उन्होंने मेरे लिए देखे थे वो मैं पूरे कर सकूं। चाहे वो खुद मौजूद हों या ना हों, उनके दिए हुए हौसले और आशीर्वाद मेरे साथ थे। लेकिन कभी कभी दिल में डर सा आ जाता था कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी हुई हैं, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने उनका कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो अचानक से गायब कैसे हो गईं? पर स्कूल वालों ने कहा था कि वो खुद अपना इस्तीफा देने के लिए आई थी और बिल्कुल ठीक ठाक थी। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें स्कूल से रिजाइन करने की कोई वजह भी नहीं बताई थी। बस अब मैं उनके लिए रोज प्रार्थना करता था कि वो जहाँ भी हों, सही सलामत हों, खुश हों और बिल्कुल ठीक हों। मैं उनकी सिखाई हर बात को याद करके मेहनत करता था और दिल ही दिल में कहता था कि रेखा मैडम, आप जहाँ भी हैं देख रही होंगी कि आपका बेटा आपकी कुर्बानियों और नसीहतों को याद रखे हुए है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने उनका सपना पूरा कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी बहन को भी विदा कर दिया था। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी थी, जिसमें मासी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। जिस लड़के के साथ मैंने अपनी बहन को विदा किया था, वो उसे पसंद करती थी, और मेरे लिए अपनी बहन की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं था। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मैंने उसकी शादी वहाँ पर कर दी और अपनी बहन का घर बसा दिया था। अब मैं अपनी बहन की तरफ से तो बेफिक्र हो गया था। मुझे उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। अगर वो अपनी पसंद के लड़के के साथ खुश थी तो मुझे और क्या चाहिए था। मासी तो कहती थी कि बेटा, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लेती हूँ। सीधी सादी और घरेलू लड़की तुम्हारे लिए पसंद कर लेती हूँ, वो जो तुम्हारे घर को और तुम्हें अच्छी तरह से समझ सके। लेकिन अभी मैंने उनसे मना किया हुआ था कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे अभी अपने आप को सेटल करना है। मेरी बात पर मासी खामोश हो गई थी, मगर मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरी माँ समान हो, आपने मेरा और मेरी बहन का हमेशा बहुत ख्याल रखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आखिरकार एक रिश्तेदारों में इकलौती वही रिश्तेदार हमारी थी जो हमारी परवाह करती थी। बाकी तो किसी को हमारी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने हमारा बहुत साथ भी दिया। लोग सही कहते हैं कि मासी माँ जैसी होती है। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। खाली कमरा, खाली घर और वो खामोशी जो दिल को काटती थी। मगर जिंदगी ने मुझे संभलने का मौका दिया था। मेरी मेहनत रंग लाने लगी थी। मेरी किस्मत ने पहचान लिया था कि ये वही प्रतीक है जो कभी स्कूल की कैंटीन में बर्तन धोता था, जो कभी फ्री टाइम में खुद को पढ़ाता था और जिसके पास कल तक अपने जूते के लेस तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। अब मेरी बैंक में नौकरी लग गई थी। मैंने वहां पर अपनी मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया था। जल्द ही मुझे वहां पर तरक्की भी मिल गई थी और फिर मैं एक ऊंचे पद पर पहुंच गया था। मेरी सैलरी भी लाखों में हो गई थी। शहर के एक अच्छे इलाके में मेरा घर था, जहाँ की खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। मेरे पास अपनी गाड़ी थी जो हर रोज सुबह मुझे ऑफिस ले जाती थी और शाम को वापस घर ले आती थी। एसी वाले कमरे में बैठकर मैं काम करता था और जब कभी मैं खुद को आईने में देखता तो मुझे वही प्रतीक याद आता था जो कभी पसीने में डूबा हुआ स्कूल के कैंटीन में खाना गर्म करता था। मेरे पास सब कुछ था, मगर दिल के अंदर 3 लोगों के लिए खाली जगह हमेशा रहती थी। एक मेरे पिता के लिए जो मेरी कामयाबी देखने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे।
एक मेरी मम्मी के लिए जो पापा के गम में अपने आप को खो बैठी थी, और तीसरी रेखा मैडम के लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी की वो बुनियाद रखी थी। इन तीनों की याद मेरे दिल में इतनी गहरी हो गई थी कि मेरी हर कामयाबी के पीछे मुझे इन्हीं के साए महसूस होते थे। कभी कभी जब मैं ऑफिस में कोई मेरी तारीफ करता या कहता कि प्रतीक सर, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, तो मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल अपनी टीचर का आता था, जो कहती थी कि बेटा, पढ़ाई तुम्हें पहचान देगी और तुम्हारा नाम चमकाएगी। मैं सोचता था कि अगर वो आज होती तो कितना खुश होती, मगर वो तो अचानक कहीं गुम हो गई थी, जैसे हवा में गायब हो गई हों। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा था, मगर वो कभी नहीं मिल सकी। फिर एक दिन ऐसा आया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा बन गया था। बैंक में वो दिन मामूली सा दिन था। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी और सर्दी बढ़ रही थी। मैं अपने केबिन में बैठा हुआ फाइल्स देख रहा था कि दरवाजे के बाहर शोर सा हुआ। एक बूढ़ी औरत थी जो गार्ड से कह रही थी कि बेटा, मुझे अंदर जाने दो, मैं अपनी पेंशन लेने के लिए आई हूँ। लेकिन अभी 2 दिन बैंक बंद रहेगी लेकिन अभी 2 दिन तक बैंक बंद रहेगी। मुझे तो 2 दिन से खाने को भी कुछ नहीं मिला। मैं भूखी हूँ। आगे 2 दिन अपना गुजारा कैसे करूँगी? जैसे ही मैंने सर उठाया और इस औरत को देखा, तो एक झटके से मेरा दिल धड़कने लगा था। मेरे हाथ से पेन नीचे गिर गया था। वो चेहरा चाहे झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर वो पहचान मेरी आंखों में जिंदा थी। मैं कुर्सी से उठा और दौड़कर वहां गया था। लोग हैरान रह गए थे कि बैंक का ऑफिसर एक भिखारी जैसी औरत के सामने क्यों जा रहा है। मैं सीधा उनके कदमों में जाकर बैठ गया था। मुझे देखकर पूरे बैंक का स्टाफ हैरान रह गया था। मैंने कहा कि मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं प्रतीक हूँ, आपका स्टूडेंट। वो कुछ लम्हे तक मुझे देखती रही थी, जैसे यादों के धुंधले पर्दे के पार कोई चेहरा तलाश कर रही हूँ। फिर धीरे से कहने लगी कि प्रतीक बेटा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर यहीं करीब है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मगर वो कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है मैडम, आप चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। मैं सोच रहा था कि रास्ते में उनके लिए कुछ राशन पानी ले लूंगा, ताकि कम से कम अगले दिन उन्हें भूखा न रहना पड़े। मैंने अपनी गाड़ी बाहर मंगवाई और उन्हें धीरे से सहारा देकर बिठाया था और कहा था कि मैडम, आप कहाँ रहती हैं? उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए मुझे अपना एड्रेस बताया था, जैसे वो एड्रेस बताने में शर्म महसूस कर रही हूँ कि कभी अपने स्टूडेंट को पढ़ाने वाली टीचर आज उसकी मदद लेने जा रही है। मैंने जैसे ही उनका इलाका सुना तो मेरा दिल डूबने लगा था, क्योंकि उस इलाके में शहर के गरीब लोग रहते थे, जहाँ नालियाँ खुली पड़ी थीं, जहाँ बच्चे नंगे पैर फिरते थे और जहाँ लोग दिन के अंधेरे में भी खुद को भूल जाते थे। मैं वहीं से समझ गया था कि उनकी जिंदगी ने क्या मोड़ लिया है, कि वो बुरा वक्त आ जाने से आज भूखी प्यासी और बेसहारा औरत बन चुकी है। मैं रेखा मैडम को उनके घर के पास ले आया था, लेकिन घर तो था ही नहीं, ये तो एक झुग्गी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया था कि जिस औरत ने मेरे लिए इतना कुछ किया, जो एक सरकारी टीचर थी, आज इस झुग्गी में रहने पर मजबूर क्यों थी। झुग्गी के आसपास कीचड़ भरा हुआ था, छोटी छोटी ईंटें बिखरी पड़ी थी, टूटे हुए प्लास्टिक के ड्रम बारिश का पानी रोकने के लिए रखे गए थे, दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और छत पर प्लास्टिक और पुराना सा तिरपाल बंधा हुआ था। अंदर जाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं, बस एक पुरानी सी चादर लटकी हुई थी। मैंने वो चादर हटाई तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरा दिल कांप गया था। अंदर एक पुरानी चारपाई रखी हुई थी, जो जगह जगह से टूटी हुई थी, और उस पर एक पुराना सा बिस्तर पड़ा हुआ था, जिसकी रंगत न जाने कब की गायब हो गई थी। कोने में एक छोटा सा चूल्हा रखा हुआ था, उसके पास एक काला सा पतीला था और पानी के लिए एक छोटा सा मटका रखा हुआ था, और एक टोकरी में कुछ बर्तन रखे हुए थे और उसके साथ पहनने के लिए कपड़े भी थे। मैं ये सोचने लगा था कि जब यहाँ बारिश आती होगी तो पानी कहाँ कहाँ से टपकता होगा, गर्मी में हवा नहीं होती होगी और सर्दी में ठंड कैसे कटती होगी, वो यहाँ अपनी हिफाजत कैसे करती होंगी। ये ख्याल मेरे दिल में आते ही मेरा दिल भर गया था। पहले मेरा इरादा था कि मैं उनके लिए राशन पानी ले लूँगा और उनके घर में सामान दे आऊँगा, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं। मगर अब मैंने सोच लिया था कि उन्हें एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मैंने धीरे से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। मगर वो कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती,
मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा घर यही है। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा कि आप मेरे ऊपर कभी बोझ नहीं बनेंगी, बल्कि आपने मेरा बोझ कम कर दिया था। अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ गलती से भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो जैसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर बोल नहीं रही थी। उसी समय साइड से एक औरत निकली, जो वहाँ की रहने वाली लगती थी। वो तिरछी नज़रों से देखते हुए कहने लगी कि रेखा, ये कौन है? किसके साथ जा रही हो? उनके शब्दों में हैरानी भी थी और शक भी था। रेखा मैडम ने एक लम्हे के लिए मुझे सर से लेकर पैर तक देखा। उनके चेहरे पर नरमी और गर्व दोनों नजर आ रहे थे। फिर इस औरत की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। उस औरत की आंखों में भी हैरानी आ गई थी, क्योंकि मेरे कपड़ों और मेरी गाड़ी से साफ लग रहा था कि मैं एक अमीर आदमी हूँ। मैंने उनको सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। उस रास्ते में लगातार खामोशी में गाड़ी चलाते हुए मैं सोच रहा था कि कैसे वक्त ने पलटा खाया। कभी ये मेरी मदद करती थी, आज मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया था, बस उनकी झुकी हुई नज़रों को देखता रहा, जो सारी जिंदगी की कहानी सुना रही थी। मैं उन्हें अपने घर ले आया था। मेरा घर देखकर वो हैरान रह गई थी। वो एक बड़े साफ सुथरे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ नरम सोफे थे और दीवारों पर सिंपल मगर सुंदर फ्रेम लगे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो कहने लगी कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो बेटा, तुम्हारी बहन कहाँ है? मैंने कहा मैडम, उसकी तो शादी हो गई है, वो अपने घर में बहुत खुश है। मैंने उन्हें ऊपर के कमरे में ले जाकर कहा कि ये अब आपका कमरा है, अब आप हमेशा यहीं रहेंगी। मैंने नौकरानी से कहकर उनके लिए खाना बनवाया, उनको खिलाकर सुला दिया। वो थकन से चूर होकर सो गई थी। उनके चेहरे पर सुकून आ गया था, जैसे सालों के बाद वो सुकून की नींद में सो रही थी। और फिर मैं बाजार चला गया था। मैंने उनके लिए कपड़े, दवाइयाँ और बाकी उनकी ज़रूरत का सामान खरीदा था। जो कुछ भी मुझे समझ आया था, मैंने उनके लिए ले लिया था। मैं उनके लिए सब कुछ खरीद लाया था और उनके कमरे में रख दिया था। जब वो सोकर उठी तो उन्होंने कपड़े देख लिए। वो नहा धोकर नए कपड़े पहनकर बाहर आ गई थी। उनका चेहरा साफ सुथरा और हल्का सा खुशी भरा लग रहा था। मैंने रात के खाने का बंदोबस्त करवा लिया था और टेबल पर खाना लग चुका था। मैंने उनसे कहा कि अब आप मुझे बताइए कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंच गईं। अब तो आपको मुझे सब कुछ बताना ही होगा। आखिर आप कहाँ गायब हो गई थी बिना बताए? वो कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली कि हाँ बेटा, तुम्हारी कामयाबी आसमान तक पहुंच गई है और मेरी कामयाबी आसमान से ज़मीन पर आ गई है। बेटा, मेरा कोई घर नहीं था, इसलिए मैंने बैंक से लोन लिया था। अपनी सैलरी में से मैं किश्तें जमा करती थी। मैं अपना घर अभी बना ही रही थी, लेकिन फिर पता चला कि जिस जगह मेरा घर बनाया जा रहा था, वहां पर मेरे आधे बने हुए घर के अंदर ही किसी ने कब्जा कर लिया है। कोई कब्जा माफिया वहां आकर बैठ गई। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना घर बचाने के लिए वहां चली गई थी, क्योंकि वो दूसरा शहर था, वो शहर जहां मैं पैदा हुई थी, और मैं वहीं पर अपना घर बनाना चाहती थी। जाहिर सी बात है कि अपना शहर सबको प्यारा होता है। मुझे लगा कि वो लोग होंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि मेहरबानी कीजिए मेरा घर छोड़ दीजिए, लेकिन वो बहुत बड़ी पार्टी थी। उन्होंने मेरा घर नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे साथ बहुत बुरा किया। इतना कहकर रेखा मैडम खामोश हो गई थी। मैं समझ गया था कि उनकी बात का मतलब क्या था, क्योंकि उस समय वो जवान थी और अभी भी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। मैंने उनसे आगे कुछ नहीं पूछा, मगर वो खुद बोलने लगी थी। कहने लगी कि बेटा, मुझे कोई दिमागी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, कि मैं दूसरों की हिम्मत बांध सकूं, उनकी मदद कर सकूं। इसी गांव में एक रिश्तेदार के घर में रहने लगी थी और बीमारियों ने मुझे घेर लिया। वो लोग भी मुझसे तंग आ गए थे और उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया था और वो मेरी पेंशन हड़पना चाहते थे। बस फिर मैं इधर आ गई और थोड़ा बहुत सामान जमा करके अपने लिए थोड़ा बहुत ठिकाना बना लिया। मैंने नौकरी भी जल्द ही छोड़ दी थी, इसलिए मेरी पेंशन इतनी नहीं थी कि मैं किराया भी दे सकूं, बिजली के बिल भी दे सकूं, तो बस फिर वहीं रहती थी। मैंने पूछा, कितने साल से आप इस शहर में रह रही हैं? तो वो कहने लगी कि 2 साल से। मैंने कहा, आपने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगी कि बेटा, अगर मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करती तो शायद तुम मुझे मिल ही जाते, मगर मैं डरती थी कि तुम ये ना समझो कि जो एहसान मैंने तुम पर किया था, मैं उसका बदला मांगने के लिए आई हूँ, इसलिए तुमसे कांटेक्ट कर रही हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे
और मैंने कहा कि अगर आप एहसान का बदला मांगने भी आ जाती तो फिर भी मैं देने का पाबंद था। आपने मेरे साथ बहुत भलाई की थी, आपको मेरे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन शुक्र है कि किस्मत ने हमें मिला ही दिया। मैंने उनको कहा कि अब आप इधर मेरे साथ ही रहेंगी, मेरी माँ बनके। जैसे आपने उस औरत से कहा था कि ये मेरा बेटा है, वैसे ही मैं भी सबको बताऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। और वैसे भी टीचर और स्टूडेंट माँ बेटे की जगह ही होते हैं। मैंने कहा कि आज से आपका घर यही है, अब ये आपका ठिकाना है और आप कभी भी अकेली नहीं होंगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये सुनकर उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आ गई थी। वो जैसे बरसों के बाद दुख पल भर में भूल गई हों। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो एक माँ को अपने बेटे के पास रहकर मिलता है। वो बहुत ही खुश हो गई थी और कहने लगी कि बेटा, तुमने मुझे जिंदगी के आखिरी हिस्से में इज्जत दे दी, वरना तो मैं समझ ही चुकी थी कि अब मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। अब रेखा मैडम की पेंशन सीधा मेरे पास आती थी, मैं खुद बैंक से लेकर आता था और उनके हाथ में रख देता था। मगर उनसे हमेशा यही कहता था कि वो 1 रुपया भी खर्च ना करें, ये सब उनका हक है। लेकिन उनके लिए अब हर चीज़ मैं खुद करता था ताकि उनको किसी फिक्र की ज़रूरत ना रहे। मैंने उनके लिए घर में एक नौकरानी अलग से रख ली थी, क्योंकि पहले भी घर में और नौकरानियां मौजूद थीं। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी नौकरानी उनसे ध्यान हटाकर बाकी के काम करे। बस एक नौकरानी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही होनी चाहिए, जो सिर्फ उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे। वो सालों तक दूसरे के बच्चों को संवारती रही थी, अब समय था कि उनको आराम दिया जाए। इसलिए एक नौकरानी सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी और हम दोनों टीचर स्टूडेंट एक माँ और एक बेटे की तरह घर में सुकून से रहते थे। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आता तो वो मेरा इंतज़ार कर रही होती थी, जैसे एक माँ अपने बेटे के इंतज़ार में दरवाजे पर खड़ी रहती है। हम लोग रात का खाना एक साथ खाया करते थे। वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी और मैं उनसे दिन भर की बातें करता था, अपना रूटीन उनको सुनाता था, ऑफिस के किस्से उनको सुनाया करता था और वो मुझे अपना आशीर्वाद देती थी। वो मेरी कामयाबी पर बहुत खुश थीं। उनकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो एक माँ की आंखों में होती है। अब उनकी जिंदगी में भी एक नया रंग आ गया था। वो पहले खामोश और गम में डूबी हुई रहती थी, लेकिन अब उनकी आंखों में एक चमक थी। वो मेरे लिए कोई लड़की पसंद कर रही थी। कहती थी कि बेटा, शायद हम इसीलिए दोबारा मिले हैं क्योंकि मेरी औलाद ना होते हुए भी तुम मेरी औलाद बन गए हो। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। वो ये कहती तो मुझे अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने अब तक शादी कर ली होगी, मगर मुझे जब पता चला कि तुम अभी तक अकेले हो तो मेरे दिल में एक चाहत उठी कि मैं तुम्हारा ये फ़र्ज़ खुद अदा करूंगी, जिस तरह तुमने मेरा सहारा बनकर मेरा फ़र्ज़ अदा किया। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ता था और कहता था कि आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, और वो मेरी बात से खुश हो जाती थी। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मेरा घर खाली नहीं रहा था। एक माँ का आशीर्वाद था और एक माँ की खुशबू भी थी। वो खुशबू जो सालों से मेरे घर में ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब वापस आ गई थी। मेरी बहन भी घर आती थी तो रेखा मैडम को देखकर बहुत खुश हो जाती थी और उनके साथ खूब बातें किया करती थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं जल्द ही शादी कर लूँगा और अपनी ज़िंदगी को पूरा कर लूँगा और एक नई फैमिली बन जाएगी, जिसमें मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे आने वाले बच्चे होंगे। मैं सोचता था कि अब मेरी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन जब भी मैं सुकून से बैठता हूँ और अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे अपने चाचा जी याद आ जाते हैं। वही चाचा जिन्होंने मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया था और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया था। उनके बारे में अक्सर मैं सोचता था कि शायद उनको दुनिया में ही कोई सज़ा मिल गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे और उन पर कोई मुसीबत नहीं आई थी। शुरू में मुझे ये सब देखकर दुख होता था, लेकिन फिर एक दिन मुझे समझ आ गया था कि असल में ये और भी बुरा हुआ कि अगर उनको इस दुनिया में कोई सज़ा मिल जाती तो शायद ऊपर वाले के यहाँ उनकी बचत हो जाती। लेकिन अभी तक उनको सज़ा नहीं मिली थी। इसका मतलब यही है कि ऊपर वाला उनको बहुत बड़ी सज़ा देगा और वहाँ वो उससे बच नहीं सकेंगे। मैं जब इन सब बातों पर ध्यान देता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी ने मुझे जो परीक्षा दी थी वो सब इसीलिए थी कि मैं मजबूत बन सकूं और एक दिन अपनी माँ के आशीर्वाद और अपनी टीचर के सहारे इस मुकाम पर पहुँच सकूं जहाँ मैं आज हूँ। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और दिल ही दिल में कहता हूँ कि ये सब उनकी कुर्बानी और मोहब्बत का नतीजा है। वो अब सिर्फ मेरी टीचर नहीं रही बल्कि मेरी माँ बन गई थी, और ये घर अब सिर्फ मेरा घर नहीं था बल्कि हमारा घर था, जिसमें मोहब्बत थी, इज्जत थी, सुकून था। सबसे बढ़कर एक माँ के आशीर्वाद की ताकत थी
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।